नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रेय शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने सांप्रदायिकता के अर्थ और कारण के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि सांप्रदायिक के कारण भारत की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाता है, विकास भी रुक जाता है और इसके जो मुख्य कारण हमें भोगने पड़ते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला इसका मुख्य कारण है आपसी द्वेष। मतलब सांप्रदायिकता के कारण हमारे समाज में फूट, वैमनस्य और आपसी द्वेष पैदा होता है। समाज में समरसता व भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ते हैं तो उनमें भाईचारे की भावना वो खत्म हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि छोटी सी घटना है वो भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है, जिससे क्या है कि समाज में शांति और भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है और अपने देश में विभिन्न जो धर्म है उनमें जो एकता की भाव है वो खत्म हो जाते हैं। अब छोटा सा सांप्रदायिक मान लो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले लेता है, तो भाईचारा और समरसता की भावना वहीं समाप्त हो जाती है। दूसरा है आर्थिक हानि। आर्थिक हानि क्या है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनके भड़कने पे क्या होता है, भयंकर विनाश हो जाता है अपना। क्योंकि दंगे होंगे तो जो दंगाई होते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये अपनी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, तो गाड़ियाँ और बाजार जला दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। और जब दंगा फसाद हो जाता है तो कर्फ्यू के दिन क्या है कि कई दिन बाजार बंद हो जाते हैं। अब बाजार बंद हो गए तो आर्थिक नुकसान होता है और जो व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर अपना गुजारा करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो डेली के पैसे ला के अपना गुजारा करता है, उनके सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। तीसरा है प्राण हानि। अब ये तो हमें पता है कि सांप्रदायिक दंगे होने के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है, लोगों के घर है वो उजाड़ दिए जाते हैं, कई लोग बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने भारत में देखा था थोड़े दिन पहले, जैसे कभी रांची में दंगा हुआ, वाराणसी में हुआ था, मेरठ में हुए थे, मुंबई में हुए थे। इनमें हजारों लोग मर गए थे, कई बेचारे अपाहिज हो गए थे। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। अब देखो राजनीतिक अस्थिरता कैसी होती है कि ये जो सांप्रदायिक समस्या है इसके कारण कई बार है राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। और ये जो सरकार है अपनी, ये अस्थायी जो सरकारें हैं उसकी स्थिरता भी प्रभावित हो जाती है। कई बार दंगे जो करने वाले लोग वो सरकार से इस्तीफा भी मांगने की कोशिश करते हैं और सरकार को गिरा भी देते हैं। और ये अस्थायी सरकार विकास का कार्य नहीं कर पाती, जिससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि वही सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान दे सकती है जो एक स्थायी सरकार हो। अस्थायी सरकार से अपने देश का विकास नहीं हो सकता। अगला है राष्ट्रीय एकता में बाधा। अब देखो राष्ट्रीय एकता में बाधा कैसी होती है कि राष्ट्रीय जो एकता है और भाईचारे की भावना इस सांप्रदायिक के कारण एकदम नष्ट हो जाती है। और कई बार क्या है कि ये जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, ये अपने को राष्ट्रवाद का प्रणेता मानते हैं। ये सोचते हैं कि भारत है या जो भी राष्ट्र वो हमारे लिए बनाए या हमसे ही बनाए। और जो संख्या में कम है लोग, अल्पसंख्यक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है। वो चाहते हैं कि हम अलग है, वो ये सोचते हैं कि हम तो अलग है, इसलिए वो क्या करते हैं कई बार अलग देश की मांग करने जाते हैं। कई बार दो राज्यों में यदि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है तो वो अलग राज्य की मांग भी करने लग जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। ये जो उग्र सांप्रदायिकता है इसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। देश के विकास के लिए मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहना आवश्यक है, लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो शांति व्यवस्था क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा। देखो देश में औद्योगिक और शांति व्यवस्था, औद्योगिक और विकास कब होता है, जब देश में शांति व्यवस्था हो। अगर अपने देश में शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं है तो अपने देश का औद्योगिक विकास नहीं होगा। अशांति व हिंसा के वातावरण में पूंजीपति अपना पैसा नहीं लगाएगा। अब जो मान लो कोई पूंजीपति है वो अपना धन लगाना चाहता है और उसको ये पता चल जाता है कि इस देश में तो अशांति है, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो भारत में या अन्य मान लो जिस देश में हिंसा हो रही है वहाँ अपना पैसा नहीं लगाएंगे। जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूं कि पंजाब में 1984 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे सिखों के, इसकी वजह से
इस अशांति के कारण पंजाब है वो आर्थिक दृष्टि से विकास के पथ पर कई वर्ष पीछे रह गया। हालांकि भारत में सबसे ज़्यादा फसल पंजाब में होती है, एक समृद्ध देश है, राज्य है, पैसे वाले राज्य है, लेकिन फिर भी ये जो वहाँ हिंसा होती है लगातार और दंगे फसाद होते हैं, इसकी वजह से बाहर से जितने भी विदेशी पूंजीपति हैं वो पंजाब में अपना पैसा नहीं लगाते। तो ये थे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या हैं। देखो, सबसे पहले इसको दूर करने का उपाय क्या है आपको मैं बता देती हूँ कि सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या, कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। मतलब सरकार द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार जैसे हिंदुओं को तो ज़्यादा तवज्जो देती है, उनके साथ ज़्यादा सुविधाएं देती है और मुसलमानों के साथ अन्याय करती है। यदि ऐसा होगा तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो समानता के संबंध है वो आदर्श की बातें करने के बजाय व्यवहारिक रूप में सरकार को समानता स्थापित करनी चाहिए। यह नहीं कि समानता का हम आदर्श ही स्थापित करें कि भारत में हिंदू मुस्लिम समान है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा, शिक्षा में शाश्वत नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। अपने जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम जो नैतिक अपने मूल्य और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनको हम शामिल करें। धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दे कि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है। देशभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों ये समझे कि ये भारत उनका देश है, और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, किसी भी धार्मिक समुदाय को विशेष सुविधाएं या रियायत नहीं दी जानी चाहिए। जैसे मान लो अन्य धर्मों, जैसे एक धर्म को मान लो सरकार ने विशेष सुविधा दे दी तो अन्य धर्म के लोग क्या करेंगे, उससे द्वेष रखेंगे, उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। और मान लो अगर धर्म और जाति के आधार पर आपने इस तरह का भेदभाव किया तो ये मान लो कि तनाव पैदा होना निश्चित है। यदि आपने एक धर्म या एक जाति विशेष को विशेष सुविधा दी तो अन्य जाति उससे ईर्ष्या भी करेगी और उनमें आपस में तनाव भी पैदा होगा। अगला है, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, इसके लिए सरकार को विशेष वो प्रयास भी किया जाना चाहिए और उनको विशेष अवसर भी दिए जाने चाहिए। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि उनको मन में ये नहीं हो कि हम संख्या में कम है तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब देखो, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है चुनावी राजनीति। राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। वो अगर मान लो उनको लगे संख्या में हिंदू ज़्यादा है तो वो हिंदू का पक्ष लेंगे। अगर उन लगे कि किसी राज्य में मुसलमानों का ज़्यादा क्षेत्र है, मुसलमान संख्या में ज़्यादा है, तो वो वोट लेने के लिए मुसलमानों का पक्ष लेते। चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसे रोकने के लिए कठोर नियम बनाने और उन नियमों को क्रियान्वित करने चाहिए। मतलब आप धर्म का सहारा लेकर अगर राजनीति कर रहे हो तो ऐसे नियम बना देने चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध ही लगा दे आजीवन। अगला है, सांप्रदायिक आधार पर की गई मांगों को ठुकराना चाहिए। अगर कोई भी मान लो व्यक्ति है या व्यक्ति का समूह है या समुदाय है, वो यदि धर्म के आधार पर कोई मांग रखे तो उस मांगों को ठुकराना चाहिए और नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी। हमें जब तक हम नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा नहीं करेंगे तब तक हम सांप्रदायिकता को दूर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगला है, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। हमें समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे व्यक्ति का मानसिक विकास हो और व्यक्ति किसी स्वार्थ के बहकाव में न आए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने संकीर्ण जो हित वो छोड़े और कोई स्वार्थी व्यक्ति अगर भड़काए तो उसके बहकावे में न आए। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम सरकार को आयोजित किए जाने चाहिए साहित्य और मीडिया के द्वारा, जिसमें हिंदू मुस्लिम इन दोनों की एकता दिखानी चाहिए और वो मिसाल पैदा करनी चाहिए भारत में कि यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ये जो सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले, तो लोग एक दूसरे के धर्म की जानकारी भी उनको मिलेगी और उनमें धार्मिक सहिष्णुता भी पैदा होगी। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन न हो। ये नहीं कि ये हिंदू महासभा है, ये जमात इस्लाम है,
ये मुस्लिम लीग है। ऐसे धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे धार्मिक समुदाय हो जो धार्मिक समुदाय होकर राजनीति में भाग लेते हैं, तो धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध होने चाहिए। तो ये थे सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। अब क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का मेन जो अपना मुद्दा देखते हैं वो देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं। तो भारत सरकार ने 2006 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी। इस कमेटी को ये कहा था कि आप ये मुसलमानों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है इसके बारे में सरकार को अवगत कराओ कि कैसे इनके मन में पिछड़ेपन का भाव हमने निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सच्चर कमेटी किससे संबंधित है और इसकी क्या रिपोर्ट है। तो मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति की जानकारी और उसमें सुधार हेतु ये न्यायाधीश थे भारत के, रिटायरमेंट हो चुके थे, राजेंद्र सिंह सच्चर। इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया था। ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे उनके कार्यकाल, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद ये सच्चर कमेटी बनाई गई। और इसने क्या किया था, सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने सुझाव दिए थे कि इनकी स्थिति सुधारने हेतु में क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो उन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया कि ये कार्यक्रम इन पर लागू होना चाहिए। दूसरा, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये मुसलमानों पर लागू होना चाहिए। एसएसए के माध्यम से सभी जातियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने मुसलमानों को राजनीति, हालांकि ये तो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि एसएसए लागू होना चाहिए, 15 सूत्री कार्यक्रम लागू होना चाहिए, बालिकाओं को सुविधा देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने मुसलमानों को राजनीति में 4.5 मतलब 4.5% आरक्षण की मांग भी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो कह रहा कि अपने यहाँ क्या है, अपने जो भारत के संविधान में है वो धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ जो आरक्षण दिया गया वो जाति के आधार पर दिया गया, इसलिए ये आरक्षण हटा दिया। तो विद्यार्थियों, ये आज अपना पाठ पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।